हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है हवस का नतीजा। नितिन ने भाभी के साथ क्या किया। कृतिका का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर नितिन वहाँ पानी पीने आया। उसने कृतिका के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, कृतिका ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन नितिन की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर कृतिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी? कृतिका की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए नितिन ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। कृतिका बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। कृतिका का 21 साल का देवर नितिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मुग्धा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलकर घर का खर्चा अच्छे से निकल जाता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर नितिन अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब कृतिका 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। नितिन ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। कृतिका ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर कृतिका आज तक नहीं भाप पाई थी। नितिन की गर्दन धीरे से कृतिका की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से कृतिका की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। कृतिका की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे नितिन के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर कृतिका ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। नितिन हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर नितिन ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। कृतिका ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी नितिन की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल रहा था। खाने के बाद कृतिका सोने जाने लगी तो नितिन बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। कृतिका ने मना किया, लेकिन नितिन कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। कृतिका ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। नितिन ने तय कर लिया था कि अब तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है नितिन बाबू? केमिस्ट ने नितिन को खोया सा देखकर पूछा तो नितिन का ध्यान वापस आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब में कहा। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। नितिन मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से नितिन की ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए बता। नितिन को याद आया कि उसने तो अभी कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया।
भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी कृतिका की हुस्न का दीवाना था, हमेशा उसके बारे में चटकारे लेता था और बातें किया करता था। उसका मन नितिन के मन की बात को ताड़ लिया। बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। नितिन ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि केमिस्ट तभी चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। नितिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली, एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है। नितिन के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की ताड़ी में दिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। नितिन उसका अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही कृतिका ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार? जी भाभी, आइए अंदर चलिए। नितिन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। कृतिका अपने कमरे में आकर लेट गई। नितिन ने उसे पहले बुखार की दवा दी। कृतिका दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो नितिन ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया? कृतिका ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर नितिन ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कृतिका को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। नितिन उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए कृतिका को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। नितिन ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। नितिन की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती हुई छोड़ कृतिका के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय मुग्ध की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर नितिन थक कर चूर चूर होकर कृतिका के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। नितिन बेशर्मी से बड़बड़ा रहा था और कृतिका की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। कृतिका अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। नितिन पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से कृतिका अपनी डायरी उसी में छोड़ गई थी। नितिन ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज़ के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह आपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें कृतिका ने लिखा था, अब बस, बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी नितिन को कानूनी रूप से गोद लूँगी। नितिन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर कृतिका के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक नितिन का ध्यान कृतिका के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और कृतिका का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर नितिन उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे कृतिका की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। कृतिका के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर नितिन की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली है। कृतिका का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई।
एक महिला सिपाही ने नितिन के मोबाइल फ़ोन में कैद कृतिका की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर कृतिका हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ ना पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। विनय का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन कृतिका बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने नितिन का बचपन चल रहा था जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए कृतिका के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और लेकिन कृतिका का शरीर एक और लुढ़क गया। कृतिका कृतिका चीखता हुआ विनय उसे झकझोरे जा रहा था, पर कृतिका कभी ना जागने वाली नींद में सो चुकी थी। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।